एपिसोड 47। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस हद तक मजबूर करोगे, लेकिन मैं इतना ही कर सकता हूँ। खैर, मैं अब तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हो गया हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजने का समय आ गया है, म्यूचो ने ठंडे स्वर में कहा। जब फैंग चेन ने ये सुना तो वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मार सकता था तो अब तक इंतजार क्यों किया? मुझे डर है कि अगले कदम से उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब चूंकि वह उसे मार नहीं सकता, इसलिए वह इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। बेशक फैंग चेन इस वजह से दूसरे पक्ष को कम नहीं आंकेगा। सचमुच मेरे मन में बस यही योजना आई, फैंग चेन ने हल्के से कहा, और अगले ही पल उसके हाथों की दोनों तलवारें भंडारण रिंग में वापस गायब हो गईं। तभी एक काली लंबी तलवार दिखाई दी, जो जादुई हथियार तुझी डायमंड तलवार थी। आह गुरु, मेरी जान बख्श दो। मुझे पता है मैं गलत था। मुझे सचमुच पता है मैं गलत था। जैसे ही तुझी दानव तलवार प्रकट हुई, हथियार आत्मा लगातार चिल्लाने लगी। जब से फैंग चेन ने इसे पिछली बार गुफा स्वर्ग से बाहर निकाला है, तब से वह दूसरे पक्ष को यातना दे रहा है, जिससे उसे दर्द हो रहा है। उसने दूसरे पक्ष को दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं दिया तथा उसे कष्ट सहने के लिए भंडारण रिंग में ही रखा। हथियार की आत्मा के टूटने का एहसास होते ही फैंग चेन को भी लगा कि अब लगभग समय आ गया है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे सामने वाले व्यक्ति को मारने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ठीक है, धन्यवाद गुरु। मैं मरते दम तक आपके लिए कड़ी मेहनत जरूर करूंगा। हथियार की आत्मा को जीवन की उम्मीद दिखी। बार बार सिर हिलाया। अचानक पूरी तुझी दानव तलवार चमक उठी। राक्षसी ऊर्जा बढ़ रही थी। इस तलवार में कुछ अजीब बात है। म्यूचोओ के चेहरे पर भारी भाव दिखाई दिए। वह फैंग चेन के हाथ में तलवार को घूर रहा था। वह इस तलवार से निकलने वाली भयावह आभा को महसूस कर सकता था, जो कि साधारण जादुई हथियारों में नहीं हो सकती थी। हालांकि वह अभी भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखता था। लेकिन मेरे इस कदम के बाद आपका कोई भी कदम हमेशा व्यर्थ हो जाएगा, वह दहाड़ा। फिर उसने सचमुच अपनी छोटी उंगली अपने हाथ में पकड़ी और उसे काट लिया। अचानक हर जगह खून ही खून फैल गया। खून बह गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि खून जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि म्यूचो के चारों ओर तैरने लगा। अपनी छोटी उंगली कटने के बाद म्यूचो का चेहरा पीला पड़ गया। ये स्पष्ट था कि यह उंगली काटना उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। पवित्र वृक्ष को रक्त बलिदान। वह दहाड़ उठा। दोनों पक्ष सील बनाते रहे। मुंह से टूटी हुई उंगली बाहर निकाली। टूटी हुई उंगली हवा में घूम गई और फिर उसमें से एक पौधा उगाया, जो नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़ रहा था। एक विशाल वृक्ष में बदल गया। फैंग चेन की अभिव्यक्ति भारी थी और उसकी दो आध्यात्मिक आंखों ने उसे बताया कि यह विशाल वृक्ष बहुत अजीब और दुष्ट था। लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। अगर यह बुरा होता तो वह डरता नहीं। हाँ, विशाल वृक्ष को बढ़ता देख म्यूचो जोर से हंसा। आज तुम मर जाओगे, वह दहाड़ा। दोनों हाथों से मुहरें बनाता रहा। तुरंत ही विशाल वृक्ष रक्त से लाल हो गया। उसकी शाखाओं से अंतहीन रक्त बहने लगा। इसने आसपास के वातावरण को रक्त के समुद्र में बदल दिया। खून का सागर उमड़ पड़ा। वह विशाल वृक्ष में विलीन हो गया। वह 100 फीट ऊंचे रक्त प्राणी में बदल गया। ये जीव भेड़िए जैसा दिखता है। पूरा शरीर खून के लाल धब्बों से ढका हुआ था, जो विशेष रूप से क्रूर और डरावना लग रहा था। म्यूचो खून के भेड़िए में भाग गया और फैंग चेन को घूर कर देखा। मेरी जादुई शक्ति, यह आत्मा के हिस्से पर आधारित है। आहमो ब्लड वुल्फ को आमंत्रित करो। भले ही तुम्हारा सामना तीसरे स्तर के मजबूत आदमी से हो, तुम निश्चित रूप से आहमो ब्लड वुल्फ के सामने मर जाओगे। सचमुच फैंग चेन उदासीन दिख रहा था। भाड़ में जाओ, वह दहाड़ा। फैंग चेन पर भाला तानते हुए आहमो ब्लड वुल्फ चिल्लाया और फैंग चेन की ओर दौड़ा। अचानक फैंग चेन को लगा कि एक अजीब सी दुष्ट मंशा उस पर हावी हो रही है। जाहिर है कि उसे किसी खतरे का एहसास नहीं था, लेकिन उसे मौत का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह कोई भी साधन इस्तेमाल करे, सब बेकार होगा और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। फैंग चेन का माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था और उसका दिल धड़क रहा था। ये शरीर की भयभीत करने वाली प्रवृत्ति थी, जो फैंग चेन को बता रही थी कि उसके सामने जो अस्तित्व है, वह ऐसा कुछ नहीं है जिसके खिलाफ वह लड़ सके।
अपने आसपास हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए फैंग चेन ने आह भरने से खुद को नहीं रोका। ये वास्तव में बुरा है। खूनी भेड़िए को अपने करीब आते देख वह जरा भी घबराया नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ब्लड वुल्फ ईविल या मेरी आई ऑफ लाइट अधिक शक्तिशाली है। अगले ही पल फैंग चेन की बाईं आंख में सुनहरी रोशनी चमक उठी और एक पवित्र तलवार की दिव्य रोशनी उसमें घुस गई। खूनी भेड़िए पर गोली चला दी। म्यूचो ने यह हरकत पहले भी देखी थी और इससे उसे चोट ही लगी। लेकिन नरक के आह मूर्ख भेड़िया से निपटना एक इच्छाधारी सोच थी। हाँ, बस एक सफेद रोशनी पर भरोसा है। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। फैंग चेन की दिव्य रोशनी आहमो ब्लड वुल्फ पर पड़ी। ये वास्तव में सीधे उसके सिर में घुस गई। आहमो ब्लड वुल्फ चिल्लाया। ये वास्तव में धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। फैंग चेन को ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। इस दुनिया में ऐसे राक्षस हो सकते हैं जिनकी तुलना तलवार दानव से की जा सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा राक्षस भेड़िया नहीं है। तलवार देवता की विरासत तलवार दानव की विरासत के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन ये केवल तलवार दानव के खिलाफ है। तलवार भगवान के सामने अन्य राक्षस मैल हैं। ये तलवार भगवान की शक्ति है। ऐसा कैसे हो सकता है? म्यूचो अविश्वास से अपनी आंखें खोलकर इस दृश्य को देखता रहा। रक्त बलिदान जादू जिसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, क्या उसे वास्तव में फैंग चेन ने इस तरह से तोड़ा था? बहुत खूब। मुंह से खून की धार बह निकली। इस रक्त बलि जादू विधि के बहुत ही शक्तिशाली दुष्प्रभाव हैं, और टूट जाने पर इसके दुष्प्रभाव और भी अधिक होते हैं। फैंग चेन ने उसे घूरते हुए हल्के से कहा, ईमानदारी से कहूं तो अगर तुम ये चाल नहीं चलोगे तो शायद मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम ये चाल चलोगे तो तुम मौत को दावत दोगे। यदि प्रकाश की आंख नहीं है तो फैंग चेन की इस प्रहार से मृत्यु होने की संभावना है। ये स्पष्ट था कि वह इस जादुई शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास प्रकाश की आंख थी। शायद यही उसकी नियति थी। ठीक है, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुझी दानव तलवार को कसकर पकड़ते हुए और अपनी तलवार खींचते हुए। भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊं, तुम मुझे नहीं मार सकते। म्यूचो घबराहट की स्थिति में लग रहा था। उसके शरीर में खून और ऊर्जा बढ़ रही थी। वह वास्तव में अपने खून और सार को जला रहा था। वह फैंग चेन से मौत तक लड़ने वाला था। मरना। वह दहाड़ उठा। वह हाथ में भाला लेकर फैंग चेन की ओर दौड़ा। इस शॉट में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। खून और सार के जलने से शून्य भी थोड़ा विकृत हो गया था। फैंग चेन इस पर उदासीन दिखे। चल दर, उसने धीरे से कहा और तलवार से वार कर दिया। ये तलवार, यह अभी भी वैसी ही थी, आधी देवलोक में और आधी दानव लोक में। जहां से भी वह गुजरा सब कुछ शून्य था। ये भगवान और दानव स्लैश था। यदि वह भगवान और दानव स्लैश की तलाश में था तो शायद फैंग चेन वास्तव में दाव दायरे को नहीं मार सकता था। लेकिन अब जादुई तलवार तुझी मोजियन के आशीर्वाद और सुनहरे अंडे की दिव्य शक्ति के साथ इस स्लैश की शक्ति कल्पना से परे है। टकराना। दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। अचानक एक राक्षसी अवशिष्ट शक्ति चारों ओर बह गई। जहां से भी वह गुजरी वहां घास नहीं उगी। म्यूचो के चेहरे पर पहले तो एक क्रूर भाव था, लेकिन जब वह भगवान और दानव स्लैश से टकराया तो वह डरावने में बदल गया। इस तलवार की ताकत, यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उस कट में दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा समाहित थी, जिसमें महान तलवार का रास्ता समाहित था। खास तौर पर राक्षसी ऊर्जा की शक्ति, ये और भी भयानक था। उसने फैंग चेन के हाथ में तुझी मोजियन को घूर कर देखा। वह दहाड़ा, यह एक जादुई हथियार है। टकराना। जैसे ही आवाज गिरी, तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ। म्यूचो की जादुई शक्ति तुरंत टूट गई। इस तलवार ने उसे काट डाला। जमीन पर तलवार का गहरा निशान छोड़ गया। राक्षसी ऊर्जा और दैवीय शक्ति राक्षसी थी। नहीं, ये कैसे संभव है? उसने अपनी छाती पर तलवार के निशान को देखा। उसकी आंखें अनिच्छा, भय और पछतावे से भरी थीं। वह वास्तव में एक झोऊ-शेंग क्षेत्र साधक के हाथों मर गया। टकराना। म्यूकियू का शरीर रक्त धुंध में बदल गया और भंडारण अंगूठी के अलावा और कुछ नहीं था। झोऊ युआन क्षेत्र के ताकतवर लोगों की एक पीढ़ी, वह वास्तव में यहाँ इस तरह मर गया। दूसरी तरफ फैंग चेन की भी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि भले ही मैं झोऊ युआन क्षेत्र में घुस जाऊं, फिर भी जादुई हथियार का उपयोग करने से मुझे बहुत बोझ पड़ेगा। इस तरह के स्लैश का इस्तेमाल एक लड़ाई में अधिकतम एक बार ही किया जा सकता है।
अगर यह एक बार की घटना नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उसी समय सुनहरा अंडा भी फैंग चेन के शरीर से निकल गया। फैंग चेन ने सुनहरे अंडे को गले से लगा लिया और जब उसने उसकी कमजोर हालत देखी तो उसे थोड़ा दुख हुआ। ऐसा लगता है कि ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति भी स्वर्ण अंडे पर भारी बोझ डालेगी और इसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, पहले वापस जाकर आराम करें। उसने सोने का अंडा धन्य भूमि पिंजरे में डाल दिया। अभी जो कटाव हुआ है वह उन ताकतवर लोगों की नज़र में आ सकता है, इसलिए पहले हम यहाँ से चलें। उसने अपनी सांस छोड़ी और फिर एक प्रकाश किरण में बदल गया और दूर चला गया। केवल 10 सांसें लेने के बाद कई आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें जून माओ और जी जियाओ जी भी शामिल थे। जमीन पर तलवार के निशान और तबाह जमीन को देखकर ज्वांग माओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि 2 दाओ दायरे के भिक्षुओं ने अभी अभी यहाँ कार्रवाई की है। स्थिति को देखते हुए उनमें से एक की मृत्यु यही हुई है। उसने हल्के से कहा, प्रश्न क्षेत्र, बोबू शहर में केवल यही लोग हैं। ऐसा कौन है जिसके मन में जीवन मरण का ऐसा द्वेष है कि उसे मार दिया जाना चाहिए? एक लाल बालों वाला मजबूत आदमी धीरे से बोला, क्या ये कहीं और से हो सकता है? किसी और ने कहा, ये बहुत संभव है। आखिरकार हाल ही में लोटियन क्षेत्र में शांति नहीं रही है। सबसे पहले जानवर नियंत्रण संप्रदाय नष्ट हो गया और फिर क्यूशु सम्मेलन जल्द ही शुरू होगा। हाल ही में सभी को अधिक शांत रहना चाहिए ताकि खुद के लिए मौत को आमंत्रित न करें। जी शियाओ जी ने हल्के से कहा। किसी और ने इसका खंडन नहीं किया। यह माना गया कि हाल ही में लुतियान क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं था। आखिरकार यहाँ तक कि जानवर नियंत्रण संप्रदाय, जो त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के बाद दूसरे स्थान पर था और चरम देव पर्वत के नीचे था, चुपचाप नष्ट हो गया। क्या इससे अभी भी शांति हो सकती है? लेकिन हत्यारे का वार वाकई अविश्वसनीय था। एक तलवार देवताओं के लिए थी और दूसरी राक्षसों के लिए। देवता और राक्षस एक ही हैं। ये कैसी अजीब जादुई शक्ति है? किसी ने उत्सुकता से पूछा। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया। देवताओं और दानवों की शक्ति एक हो सकती है, ये कैसे संभव है? देवता और दानव प्राणघातक शत्रु हैं, वे एक कैसे हो सकते हैं? भले ही वे एक हो जाएं, यानी बिना मालिक के देवताओं और राक्षसों की शक्ति, वे सभी निम्न चीजें हैं। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने जी शियाओ जी से पूछा, मास्टर जी, छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में आप इन आभाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। कृपया मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। जी शियाओ जी ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी और शक्तिशाली मानसिक शक्ति का संचार किया। एक क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, यह दैवीय शक्ति और राक्षसी आभा अत्यंत शक्तिशाली है और यह अनुपयुक्त नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले सभी चौंक गए। यहाँ तक कि मास्टर जी ने ये कहा, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से असाधारण है। लुतियान क्षेत्र में इतना शक्तिशाली ताओवादी क्षेत्र विशेषज्ञ कब प्रकट हुआ? शायद यह एक राक्षस है जिसे अभी अभी पदोन्नत किया गया है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है सभी, इस तरह की बात पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टी जो देवताओं और राक्षसों की शक्ति को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकती है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भविष्य में ये जानने का मौका मिलेगा कि वह कौन है। ज्वांग माओ ने हल्के से कहा। ये सुनने के बाद सभी ने कुछ और नहीं कहा। ऐसी स्थिति में मैं पहले चला जाऊंगा, किसी ने जल्द ही कहा। मैं शीघ्र ही विदा लूंगा। अन्य लोग भी एक के बाद एक चले गए। जल्द ही केवल जूंग माओ और जी जियाओ जी बचे थे। ज्वांग माओ ने सीधे वहां से चले जाने की योजना बनाई, लेकिन उसने देखा कि जी शियाओ जी वहां नाराज थे। क्या गलत? उन्होंने पूछा। जी जियो को कई बार होश आया, लेकिन उसकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, ये सांस मुझे बहुत परिचित सी अनुभूति देती है। परिचित? ज्वांग माओ की आंखें चमक उठी। क्या आपके पास कोई सुराग है? जी शियाओ जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी अभिव्यक्ति काफी जटिल थी। थोड़ा संकोच है, लेकिन कुछ हद तक निश्चित भी हूँ। अज्ञात समय के बाद वह स्वयं ही हंसने लगा। ये कैसे संभव है? वास्तव में तुम्हें क्या मिला? ज्वांग माओ ने फिर पूछा। जी शियाओ जी ने कहा, हालांकि दूसरे पक्ष ने अपनी आभा मिटा दी, लेकिन ये स्पष्ट था कि विधि बहुत उच्च नहीं थी और अभी भी कुछ अवशिष्ट आभाएं बाकी थीं। और मुझे इन आभाओं से एक परिचित आभा महसूस हुई। आप कल्पना कर सकते हैं? इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगा कि यह वह नहीं हो सकता। कौन? मिस्टर मेंग। यह जवाब सुनकर ज्वांग माओ जोर से हंसने लगे और फिर वे हंसने लगे।
मुझे लगता है कि आप गलत हैं। मेंग शियाओयू केवल झोउ युआन क्षेत्र में है, इसलिए वह तलवार से हमला कैसे कर सकता है जो दाओ क्षेत्र को खतरे में डालता है। उसने अपना सिर हिलाया। जी शियाओजी ने सिर हिलाया और कहा, इसी वजह से मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, बकवास सोचना बंद करो और जल्दी से वापस जाओ, जुआंग माओ ने कहा। जी शियाओजी ने सिर हिलाया। चलो चलें। वे दोनों बो बुचेन की ओर बढ़े, लेकिन जी शियाओजी ने जाते समय 3 बार पीछे मुड़कर देखा। किसी कारण से उसे हमेशा यह आभास होता था कि यह चॉप फैंग चेन है, लेकिन मैंने इसके बारे में जितना भी सोचा, मुझे लगा कि यह असंभव है। दूसरी ओर फैंग चेन ने छोटी लकड़ी की नाव को बुलाया और त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की ओर चल पड़ा। नाव पर दिव्य शस्त्र आत्मा ने फैंग चेन से चापलूसी भरे स्वर में कहा, गुरुजी, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है न? फैंग चेन ने अपने हाथ में मौजूद दानव संहारक तलवार को ठंडे भाव से देखा। सच कहूं तो वह वास्तव में इस हथियार आत्मा को नष्ट करना चाहता था। आखिरकार उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कब उसे काटने के लिए वापस आएगा। हालांकि एक दिव्य हथियार आत्मा के रूप में इसे मिटाना बेहद मुश्किल है और ये दिव्य हथियार की शक्ति को भी प्रभावित करेगा। उसने शांति से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि एक बार फिर से विश्वासघात करने का विकल्प चुनने पर, फिर भले ही मैं जादुई हथियार को नष्ट कर दूं, मैं तुम्हें बता दूंगा कि दुखी होने का क्या मतलब है। यद्यपि ये शब्द शांतिपूर्वक बोले गए थे, लेकिन क्यूई लिंग के कानों के लिए ये शब्द अत्यंत भयावह थे। उसने बार बार सिर हिलाया और बहुत ईमानदारी से कहा, मालिक, चिंता मत करो, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखकर फैंग चेन ने कुछ और नहीं कहा। क्या आपका कोई नाम है? उसने पूछा। छोटे वाले का नाम तू जी है। क्यू लिंग तू जी ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, मैं इसे लाता हूँ। उसने सहमति में सिर हिलाया। मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको मेरी जगह चाहिए? तू जी ने सावधानी से पूछा। फैंग चेन ने दूर तक देखा और शांति से कहा, अगला पड़ाव त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय। उस समय गुफा स्वर्ग के बाहर युवक ने सगाई तोड़ने के बारे में आज्ञाकारी लहजे में बात की थी। फैंग चेन को अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद है। शेंडोंग क्षेत्र के पुरुषों के लिए सार्वजनिक रूप से सगाई तोड़ना अपने माता पिता की हत्या करने के समान है, जो बहुत अपमानजनक है। यदि दूसरा पक्ष सगाई तोड़ने के लिए लिन सुयान की तरह अधिक चतुराईपूर्ण तरीका चुनता है, तो वह खुद को अकेला पाएगी। तब मैं कभी भी उस पर दबाव नहीं डालूंगा और सगाई तोड़ने के लिए सहमत नहीं होऊंगा। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने सगाई तोड़ने के लिए ये रास्ता चुना था, इसलिए उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय संत। फैंग चेन के चेहरे पर ठंडक की झलक दिखाई दी। चूंकि आप मुझे सबसे अपमानजनक तरीके से अपमानित करना चाहते हैं, तो सबसे अपमानजनक तरीके से मुझसे तलाक लेने के लिए तैयार रहें। पवित्र मंदिर के अंदर त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय। झाओ पिंगफान ने झाओ शिमाई को देखा, जो अब अपनी शक्ल सूरत पर वापस आ गई थी। झाओ शिमाई ने अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से झाओ पिंगफान को दयनीय दृष्टि से देखा। झाओ टोंग, जो किनारे पर खड़ा था, ने ये देखकर कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखाया और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। झाओ पिंगफान झाओ शिमाई से सबसे ज्यादा प्यार करता था। अतीत में चाहे वह कुछ भी करे, जब तक झाओ शिमाई दयनीय नजर से देखती, अंततः उसका अंत हो जाता। जैसी कि उम्मीद थी, झाओ पिंगफान ने आह भरते हुए कहा, इसे भूल जाओ, चूंकि तुमने निर्णय ले लिया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर झाओ शिमाई मुस्कुराया और झाओ पिंगफान के पास आया, उसकी बांह पकड़ ली, उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया और कहा, मुझे पता है कि दादाजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। झाओ पिंगफान ने असहाय होकर कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, लेकिन याद रखो कि मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था। वह फैंग चेन तुम्हारा भाग्य है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। यदि तुम सगाई तोड़ देते हो, तो ये तुम्हारा भाग्य बन सकता है। झाओ शिमाई ने तिरस्कार दिखाया और कहा, दादाजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि एक आदमी जिससे मैं कभी नहीं मिली, मेरे जीवन का फैसला कर सकता है। इसके अलावा मेरे दिल में पहले से ही एक प्रेमी है और वह ही मेरे जीवन को प्रभावित करता है। झाओ पिंगफान और झाओ टोंग दंग रह गए। झाओ शिमाई को सिर उठाकर पुष्टि करते देख वे समझ गए कि वह अपनी प्रेमिका से मिल चुका है। इससे वे उत्सुक हो गए। तुम्हें पता है, हालांकि झाओ शिमाई सरल है, उसकी दृष्टि भी बहुत उच्च है। पूरे लुतियान क्षेत्र में झाओ शिमाई को चाहने वाले अनगिनत लोग हैं, जिनमें क्षेत्र के कई शीर्ष प्रतिभाशाली लोग शामिल हैं,
जो सुंदर, प्रतिभाशाली और मजबूत पृष्ठभूमि वाले हैं। लेकिन झाओ शिमाई ने शुरू से अंत तक उसकी ओर कभी नहीं देखा, और अब उसका एक प्रेमी भी है, तो उन्हें आश्चर्य क्यों न होगा? ओह, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है, उसकी स्थिति और प्रतिभा क्या है, क्या वह मेरे मायर के योग्य है? झाओ पिंगफान ने पूछा। झाओ शिमाई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने थोड़ी शर्मीली होकर कहा, ओह, यह मामला अभी भी अनिश्चित है। इसके अलावा मैं अभी भी सगाई कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस मामले के बारे में दूसरे पक्ष को बताने से पहले सगाई समाप्त होने तक इंतजार क्यों करना चाहिए? नहीं। झाओ शिमाई की शर्मीली नज़र को देखकर झाओ पिंगफान और झाओ टोंग ने एक दूसरे को देखा और जान गए कि उनका प्रिय वास्तव में किसके प्रति आकर्षित था। ठीक है दादाजी और पिताजी, अभी के लिए बस इतना ही। 1 महीना जल्द ही आने वाला है और मैं कुछ तैयारियां करने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने हाथ हिलाया और मंदिर से चली गई। झाओ पिंगफान ने उसे जाते हुए देखा और धीरे से आह भरी। खैर, ऐसा लगता है कि मैया की उम्र शादी करने की हो गई है। यह अफसोस की बात है कि वह फैंग चेन को पसंद नहीं करती है। झाओ टोंग, पिताजी, मैया की दृष्टि खराब नहीं होगी, फिर हम देखेंगे कि वह कैसा है और फिर योजना बनाएंगे। झाओ पिंगफान ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और कहा, ये सही है। चलो पहले फैंग चेन और मैया के बीच का मामला खत्म करते हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरे पुराने दोस्त मुझे दोष नहीं देंगे। झाओ टोंग थोड़ा निराश था। उसे तियानयांगजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, उसे सिर्फ इतना पता था कि वह उसके पिता का पुराना दोस्त था। इसलिए उन्हें इस सगाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें लगा कि यह कुछ हद तक आकस्मिक है। जहां तक तथाकथित भाग्य विपदा का सवाल है, तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत यही खत्म हो गई तो क्या अनर्थ हो जाएगा? यदि ऐसा है भी, तो मैया के भाग्य को देखते हुए जीवित बच पाना कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा, पिताजी, हमें यह मामला युवाओं पर ही छोड़ देना चाहिए। क्या आपने ये भी नहीं कहा था कि यह मामला मैया के अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है? झाओ पिंगफान ने एक पल सोचा और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, ये बात है, लेकिन मामला फैल गया है और मुझे डर है कि मैया के पूर्व प्रशंसकों को इसकी भनक लग जाएगी और वे यहाँ आ जाएंगे। फैंग चेन त्यानिक्सुए सेन जोंग्या में कदम रखना सरल नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, उसके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। तुम्हें उसकी सुरक्षा करनी होगी, समझे? उसने निर्देश दिया। हाँ, झाओ टोंग ने आदेश ले लिया। झाओ पिंगफान ने सही अनुमान लगाया। झाओ शिमाई और फैंग चेन के बीच की घटना फैलने के बाद कई प्रतिभाशाली लोगों को इसके बारे में पता चला। बेशक जिन लोगों की प्रतिक्रिया सबसे बड़ी थी, वे निस्संदेह त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य थे जो झाओ शिमाई की प्रशंसा करते थे। वे लोग हैं जो सबसे लंबे समय से झाओ शिमाई के संपर्क में हैं और उनमें से कई के प्रशंसक या प्रशंसक हैं। त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के एक संत के रूप में झाओ शिमाई संप्रदाय के प्रिय हैं। लेकिन अब कुछ लोग वास्तव में कह रहे हैं कि वे झाओ शिमाई के साथ अपनी सगाई तोड़ना चाहते हैं। दूसरा पक्ष योग्य है या नहीं, यह अलग बात है। सगाई तोड़ देना बहुत बड़ी शर्म की बात है, पूरे संप्रदाय और उनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। कई शिष्यों ने फैंग चेन को त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के द्वार में प्रवेश करने से रोकने का मन बना लिया है। इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जो फैंग चेन के प्रति अत्यंत द्वेषपूर्ण और यहाँ तक कि ईर्ष्यालु भी हैं। टकराना। एक प्रशिक्षण कक्ष में त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के 10 से अधिक शिष्य एकत्र हुए। मुख्य सीट के ऊपर 20 वर्ष की आयु का एक सुंदर युवक बैठा है। वरिष्ठ भाई, हमें उस फैंग चेन को आसानी से त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। उसने आकर संत के साथ सगाई तोड़ने की हिम्मत की है। ये हमारे पूरे त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय को भड़का रहा है। ये सही है। यदि आप सगाई तोड़ना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि फैंग चेन में ये क्षमता है या नहीं। उससे कहो कि विवाह प्रमाण पत्र सौंप दे, फिर पहाड़ से नीचे लुढ़क जाओ। सब लोग चिल्लाए। जहां तक वरिष्ठ भाई ये लिंग का प्रश्न है, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, उनकी आंखें पूरे समय बंद रहीं और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ये देखकर किसी ने चापलूसी से कहा, केवल वरिष्ठ भाई ये लिंग ही संत के योग्य हैं। मुझे नहीं पता कि फैंग चेन इतना भाग्यशाली कैसे हो गया कि वह संप्रदाय के गुरु का पक्ष जीत सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि वह अभी भी सगाई तोड़ना चाहता है, तो वह कितना मूर्ख है। अन्य लोग भी चिल्लाने लगे, ये सही है वरिष्ठ भाई, ये के अलावा हम किसी और को नहीं पहचानते। ये सही है।
केवल वरिष्ठ भाई ये ही संत बनने के योग्य हैं। ये सुनकर ये लिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ठीक है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान शांत हो गया। चुपचाप ये लिंग के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। झाओ शिमाई के अलावा त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय की प्रतिभाओं की युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में संप्रदाय में उनका दर्जा अत्यंत ऊंचा है और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है। उन्होंने शांति से कहा, चाहे कुछ भी हो, त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय की महिमा के लिए इस फैन चेन को वह सजा मिलनी ही चाहिए जिसका वह हकदार है। वरिष्ठ भाई, ये बस कह दीजिए, हम आपकी व्यवस्था का पालन करेंगे। किसी ने कहा, ये सही है, हम वरिष्ठ भाई ये की व्यवस्था का पालन करते हैं। अन्य लोग जोर से चिल्लाए। शुरुआत में बोलने वाले व्यक्ति ने सुझाव दिया, नहीं तो कोई जगह ढूंढो और उसे मार डालो। ये लिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, यह संभव नहीं है। लुतियान क्षेत्र में कई लोग इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। अगर उसे इस तरह मार दिया जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमारे त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय में कोई उदारता नहीं है? वरिष्ठ भाई, ये का क्या मतलब है? ये लिंग के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसकी आंखों में जहर की झलक दिखाई दी। हमारे त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आइए हम अपने संप्रदाय के रीति रिवाजों का पालन करें और 3 स्तर स्थापित करें। 3 स्तर। सबकी आंखें चमक उठी। वरिष्ठ भाई, ये यूसान पास के बारे में बात कर रहे हैं? ये सही है। ये लिंग ने धीरे से सिर हिलाया। ये यूसान दर्रा है। हाँ, वरिष्ठ भाई, ये वास्तव में अद्भुत हैं। संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी इन 3 स्तरों को पार करना बेहद मुश्किल होगा। निचले क्षेत्र के एक नीच व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। और भले ही वह यूसन स्तर पर मर गया हो, कोई भी उसे दोष नहीं दे सकता। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। सभी ने प्रशंसा की। ये लिंग ने भी गर्व भरी मुस्कान दिखाई, लेकिन फिर उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। बेशक इस 3 स्तरीय परीक्षा की कठिनाई सबसे चरम होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह आदमी सबसे अपमानजनक तरीके से मर जाए। वह थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, मुझे विश्वास है कि जैसे ही वह यूसान दर्रे में प्रवेश करेगा, दूसरा पक्ष तुरंत मर जाएगा। ये निश्चित रूप से पिछले 100 वर्षों में लुतियान क्षेत्र में सबसे हास्यास्पद मजाक बन जाएगा। वरिष्ठ भाई, ये अद्भुत हैं। वरिष्ठ भाई, ये वास्तव में हमारे द्वारा प्रशंसनीय हैं। वरिष्ठ भाई, ये के रहते हुए वह आदमी निश्चित रूप से बुरी तरह मरेगा। सभी ने अपना पक्ष व्यक्त किया। ठीक है। ये लिंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से कहा, समय आ रहा है, जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ, सभी ने ऑर्डर लिया और चले गए। फैंग चेन, ये लिंग ने नाम बुदबुदाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं कभी भी किसी को शिमाई के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दूंगा, भले ही आप सगाई तोड़ने के लिए यहाँ आए हों। वह जानता था कि संप्रदाय गुरु वास्तव में इस विवाह अनुबंध का समर्थन करता है। मुझे डर है कि अगर झाओ शिमाई असहमत नहीं होते तो सगाई तय हो चुकी होती। तो बस मामले में वह नीच व्यक्ति जो निम्न लोक से आया है, उसे अवश्य मरना चाहिए। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय का कोई व्यक्ति उसके प्रति जानलेवा इरादे रखता था। हालांकि वह ये भी समझता था कि इस बार त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय में जाना आसान नहीं होगा, इसे खतरों से भरा कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी यह उसे रोक नहीं सका। 3 दिन की ड्राइविंग के बाद शहर धीरे धीरे आबाद होने लगा। ये स्थान त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय के बहुत करीब है और लुतियान क्षेत्र के 2 शीर्ष संप्रदायों में से एक के रूप में जिस स्थान पर इसका संप्रदाय स्थित है वह स्वाभाविक रूप से लुतियान क्षेत्र में सबसे समृद्ध और आध्यात्मिक स्थान है, ठीक उसी तरह जैसे शेंडोंग क्षेत्र में त्यान्यू दिव्य संप्रदाय है। बेशक त्यान्यू दिव्य संप्रदाय त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय जितना अच्छा नहीं है। न तो क्षेत्र और न ही समृद्धि की तुलना त्यान्यू दिव्य संप्रदाय से की जा सकती है। अकेले त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय के आसपास हजारों शहर हैं और वे सभी त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय के जागीरदार शहर हैं। जहां तक त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय के आकार की बात है तो ये सैकड़ों मील दूर है। इस संप्रदाय में अनेक शिष्य हैं जिनकी संख्या 1 लाख से भी अधिक है। जब फैंग चेन शहर के सबसे बाहरी छोर पर पहुंचा और लोगों से भरी विशाल भूमि, हलचल से भरा शहर और दूरी में धुंधले परिनुमा वातावरण को देखा तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा समृद्ध दृश्य उन्होंने शेंडोंग क्षेत्र में कभी नहीं देखा था। यह ऊपरी क्षेत्र है, ये लोटियन क्षेत्र है और लोटियन क्षेत्र के ऊपर एक उच्च क्षेत्र है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि सबसे ऊंचा महाद्वीप कैसा होगा। इसे अमर साधना की पवित्र भूमि कहा जाता है
और यह अधिक शानदार होना चाहिए। उसकी आंखें आग से भरी हुई थीं और वह हसरत भरी निगाहों से आसमान की ओर देख रहा था। मिंग याओ, मैं जानता हूं कि तुम ऊंचे स्तर पर हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। फैंग चेन सीधे त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में नहीं गया, बल्कि अपनी तत्काल भाला निकाली और एक कम आबादी वाले स्थान पर चला गया। एक गुप्त स्थान ढूंढने के बाद उन्होंने तत्काल भाला को 10 मील गहराई में जमीन के नीचे छिपा दिया। ये स्थान त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय से लगभग 1000 मील दूर है, जो कि इंस्टेंट गन की वर्तमान सीमा भी है। यहाँ तक कि अगर उसे खतरे का सामना करना पड़ता है तो फैंग चेन तत्काल भाला का उपयोग करके बच सकता है। यहाँ तक कि एक महान गुरु के लिए भी प्रथमतः स्वयं पर नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन होगा। ये सब करने के बाद फैंग चेन एक शहर में गया। इस शहर को जुएतियान शहर कहा जाता है और ये त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय का अपेक्षाकृत बाहरी शहर है, लेकिन फिर भी शहर अभी भी समृद्ध है। हाल ही में झाओ शिमाए और फॉन्ग चेन की सगाई के कारण अधिक से अधिक भिक्षु यहाँ एकत्र हुए हैं। इस मामले पर चर्चाएं अंतहीन हैं। इस समय एक सराय में 4 युवक एक मेज पर बैठे हुए इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि फैंग चेन कौन है? ओह, आप कहाँ से हैं? वह आदमी निचले क्षेत्र से है। निचले क्षेत्र के लोग। निचले क्षेत्र के लोग। कुछ लोग जो इस खबर से अनजान थे, ये सुनकर चौंक गए। क्या आप गंभीर हैं? उच्च लोक से आए लोग होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से निम्न लोक के साधकों को नीची दृष्टि से देखते हैं। उनकी नज़र में निचले क्षेत्र के लोग मूल निवासी हैं, और वे मूल निवासी असभ्य हैं जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। ये देखकर कि रेस्तरां में सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं, युवक को कुछ गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा, बेशक ये सच है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। नहीं, वह फैंग चेन वास्तव में निचले क्षेत्र से है। निचले क्षेत्र के एक व्यक्ति ने वास्तव में झाओ तियानजियो के साथ सगाई कर ली है। ये झाओ तियानजियो के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ तियानजियो सगाई को रद्द करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी इस सगाई को स्वीकार नहीं कर पाएगा। वह फैंग चेन वास्तव में बेशर्म है। वह जानता है कि वह निचले क्षेत्र से है, लेकिन फिर भी झाओ तियानजियो को परेशान करता रहता है। मुझे लगता है कि जब उसने कहा कि वह सगाई तोड़ना चाहता है और अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, तो वह वास्तव में इसका इस्तेमाल कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। ये सही है, इसकी बहुत संभावना है। निचले क्षेत्र के ये लोग वास्तव में बेशर्म हैं। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उन सभी को लगा कि निचले क्षेत्र का एक आदमी, फैंग चेन, बेहद बेशर्म था। इस समय फैंग चेन रेस्तरां में था और शांत भाव से सबकी बातें सुन रहा था। उसे इसकी परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों का अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वे उन्हें जो चाहे कह सकते हैं। वह कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आया था। कल 1 महीने की समय सीमा है। उससे पहले उसे यह समझने की जरूरत है कि त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय इस मामले को कैसे संभालता है। लेकिन जिस बात ने उसे असहाय महसूस कराया वही ये थी कि ये लोग इस बात पर चर्चा करते रहे कि वह झाओ शिमाई के योग्य नहीं है और वह उनसे कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। टस्क, आखिरकार आप फैंग चेन के बारे में शिकायत ही कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ नवीनतम समाचार है, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? जब फैंग चेन जाने ही वाला था, तभी एक और व्यक्ति बोला। फैंग चेन दंग रह गया और फिर से बैठ गया। बोलने वाले व्यक्ति ने अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था। उस आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वह एक मेज पर अकेला बैठा था। उसके हाथ में शराब का एक बर्तन था, लेकिन वह बस थोड़ी सी शराब थी। ये देखकर कई लोगों ने ये सोचकर तिरस्कार प्रकट किया कि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जानबूझकर रहस्यमयी व्यवहार कर रहा है। लेकिन फिर भी किसी ने कहा, अरे, आपने कहा था कि आपके पास नवीनतम समाचार है, हमें बताओ। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने दूसरे पक्ष की अशिष्टता की परवाह नहीं की, लेकिन अपने हाथ में खाली शराब के बर्तन को हिलाते हुए कहा, अफसोस, मैंने ये खबर पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अन्य चीजों के अलावा ये कम से कम कुछ अच्छी लिंगटाओ वाइन के लायक है। ये सुनकर पहले तो सभी लोग दंग रह गए, फिर जोर से हंसने लगे। तो वह तो बस एक बूढ़ा आदमी है जो मुफ्त में शराब पीता है। उस पर विश्वास मत करो। वह बहुत जर्जर दिखता है और मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई जानकारी है। वह झूठा होगा। बूढ़े आदमी, अगर तुम्हारे पास आत्मा के पत्थर नहीं है तो यहाँ से चले जाओ और लोगों को धोखा देना बंद करो।
वह है। सबने अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव के साथ यह कहा। दाढ़ी वाले आदमी को इसकी परवाह नहीं थी और उसने आह भरते हुए कहा, अफसोस, ये दुख की बात है कि कोई भी मेरी खबर नहीं जान सकता। काटना। स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि दाढ़ी वाला व्यक्ति केवल शेखी बघार रहा है। वेटर, इस वरिष्ठ नागरिक को अपनी सबसे अच्छी लिंगताओ वाइन परोसो। लेकिन इसी समय कोई बोला। सभी लोग चौंक गए और बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगे। और यह व्यक्ति है फैंग चेन। सबको अपनी ओर देखते देख फैंग चेन शांत भाव से हल्का सा मुस्कुराया। अब जब वह अपना असली रूप वापस पा चुका है तो उसे इस बात का डर नहीं है कि कोई उसे पहचान लेगा। आखिरकार वह निचले क्षेत्र से है और उसे कौन पहचानेगा। ये देखकर कि फैंग चेन सुंदर था और उसका स्वभाव असाधारण था, हर कोई उसे नीची नज़र से नहीं देखता था। किसी और ने कहा, मेरे ताओवादी साथी, ये बूढ़ा आदमी तो झूठा है, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ स्पिरिट वाइन की एक बोतल है, कृपया इसे स्वीकार करें। और मैं भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि यह वरिष्ठ क्या समाचार ला सकता है। फैंग चेन की यह बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। अगर कोई इस युवक की तरह बनना चाहता है तो उसे बनने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि फैंग चेन इस समय थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। अभी अभी उसने चुपचाप आत्मा दानव नेत्र का उपयोग दूसरे पक्ष का निरीक्षण करने के लिए किया, लेकिन पाया कि दूसरे पक्ष के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी, लेकिन यह इतनी गहराई से छिपी हुई थी कि इसे देखा नहीं जा सकता था। उन्होंने ये निष्कर्ष निकालने का साहस किया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कम से कम ताओवाद के क्षेत्र में शिखर पर एक गुरु तो था ही। और अगर इतना ताकतवर आदमी कहता है कि उसके पास खबर है, तो ये बिल्कुल सच खबर है और इन चींटियों से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फैंग चेन की ओर देखा और कहा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद साथी ताओवादी। फैंग चेन ने भी झुककर प्रणाम किया, आप बहुत विनम्र हैं वरिष्ठ। जल्द ही वेटर शराब लेकर आ गया। दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत इसे ले लिया, एक घूंट लिया और नशे में लग रहा था। ये देखकर किसी ने दुखी होकर कहा, अरे तुमने तो शराब पी ली है, अब बात कर सकते हो। दाढ़ी वाले आदमी ने उस आदमी की ओर देखा और शांति से कहा, अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं केवल उस व्यक्ति को बताऊंगा। आपने मुझे कोई शराब नहीं दी, इसलिए मैं आपको इंतजार करने के लिए क्यों कहूं। आप। ये सुनकर वह आदमी क्रोधित हो गया। लेकिन ये शहर में है, वह जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करता। त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के नियंत्रण में कार्रवाई करना निस्संदेह त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के लिए उकसावा है और इसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी। फैंग चेन ने कहा, आप सभी दुनिया भर से आए ताओवादी हैं। आप मुझे सीधे बता सकते हैं, मुझे अकेले बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शराब पर्याप्त नहीं है तो कृपया ऑर्डर करते रहे और मैं इसका भुगतान कर दूंगा। वह सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य नहीं बनना चाहते। जब उस आदमी ने ये सुना तो उसने दाढ़ी वाले आदमी से फिर चिल्लाकर पूछा, क्या तुमने सुना? जल्दी करो और मुझे बताओ। दाढ़ी वाले आदमी ने सूंघते हुए स्पिरिट वाइन का एक और घूंट लिया और फिर आलस से कहा, विश्वसनीय जानकारी के अनुसार त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय इस बार 3 रक्षा द्वार स्थापित करने का इरादा रखता है। यदि फैंग चेन त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में पैर रखना चाहता है तो उसे इन 3 द्वारों से गुजरना होगा। ये शब्द कहे जाने के बाद पूरा श्रोतागण एक क्षण के लिए चुप हो गया। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, सुरक्षा के ये 3 स्तर क्या हैं? हाँ हाँ हाँ। अचानक चारों ओर हंसी फूट पड़ी। ये फैंग चेन खत्म हो गया है। यू सांगुआन, त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय इस आदमी को जीवित रखने का इरादा रखता है। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास करना शीर्ष प्रतिभावान लोगों के लिए भी कठिन होता है। निचले क्षेत्र का एक साधारण व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। ये सही है। सभी लोग बोल उठे। फैंग चेन ने और भी अधिक कड़ा रुख अपनाया। प्रतिभाशाली लोगों को परखने का स्तर। वे मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं अपनी पत्नी को तलाक देने आया हूँ, वे मुझे इतनी आसानी से ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? ये त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा है। उसने मन ही मन सोचा, पर उसे कोई चिंता नहीं थी। अगर उसे इस स्तर को पार करने का आत्मविश्वास भी नहीं होता तो वह यहाँ बैठ भी नहीं पाता। मैं देखना चाहता हूँ कि लुतियान क्षेत्र में शीर्ष संप्रदाय के 3 स्तर किस प्रकार के होंगे। सभी लोग, ये 3 स्तर क्या हैं? किसी ने उत्सुकता से पूछा।
तीन शाही द्वारों का उपयोग केवल त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा किया जाता है और बाहरी लोगों के लिए ये अज्ञात है। मैं केवल इतना जानता हूं कि त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभाओं को भी तीन शाही स्तरों को पार करना मुश्किल लगता है। किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और सभी एक दूसरे को देखते रहे। त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के तीन सुरक्षात्मक द्वार ऐसी चीज नहीं है जिन्हें वे सिर्फ इसलिए जान सकते हैं क्योंकि वे चाहते हैं। धीरे धीरे सबका ध्यान दाढ़ी वाले आदमी की ओर गया। चूंकि वह तीन दर्रे के बारे में जानता है, इसलिए उसे ये भी पता होना चाहिए कि वे क्या हैं। सबको अपनी ओर देखते देख शराब पी रहे दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे पर गर्व की भावना उभरी। उन्होंने कहा, कुछ छोटे बच्चे जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी, उन्हें अंततः मदद के लिए मुझ पर निर्भर होना पड़ रहा है। अगर तुम्हें पता है तो मुझे अभी बताओ, किसी ने अधीरता से कहा। इस छोटे ताओवादी दोस्त की खातिर मैं तुम्हें बताऊंगा। दाढ़ी वाले आदमी ने शराब का एक घूंट लिया और आलस से बोला। हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अधेड़ उम्र का आदमी वास्तव में ये जानता होगा। इन तीन स्तरों का उपयोग त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय द्वारा प्रतिभाशाली शिष्यों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। जो लोग उन्हें पास कर सकते हैं वे सभी शीर्ष प्रतिभाएं हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मजबूत होंगी। इस पहले स्तर को 7 दिन की गड़गड़ाहट नियंत्रण स्तर कहा जाता है। इस स्तर में एक कदम दिव्य गड़गड़ाहट को ट्रिगर करेगा। इसे पार करने के लिए आपको या तो दिव्य गड़गड़ाहट का विरोध करना होगा या इससे बचना होगा। लेकिन पहला और दूसरा दोनों ही करना बेहद मुश्किल है। इस दूसरे स्तर को दिव्य प्रतिमा का स्तर कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप 7 मूर्तियों को हराकर इसे पार कर सकते हैं। ये 7 मूर्तियां लड़ाई के 7 महान तरीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात भाला, तलवार, चाकू, धनुष, छड़ी, कुल्हाड़ी और ढाल। हालांकि इस स्तर में मूर्तियों की खेती आपके बराबर होगी, लेकिन प्रत्येक मूर्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से बहुत अधिक शक्तिशाली है। इस स्तर को पार करना बेहद मुश्किल होगा। वैसे एक बात याद दिला दूं, अगर आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो संभवतः आप 3 पासेस में ही मर जाएंगे। हर कोई हैरान था। हालांकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी की बातों से उन्हें पता चल गया कि यह बहुत मुश्किल था और ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे पूरा कर सकें। तो फिर फैंग चेन बर्बाद हो जाएगा। बकवास, वह आदमी निश्चित रूप से मर चुका है। हाँ, मर जाना बेहतर है। मुझे लगता है कि वह शायद आने से बहुत डर रहा है। बहुत। हर कोई सोचता था कि फैंग चेन की मौत निश्चित है। इसका कारण बहुत सरल है। फैंग चेन निचले क्षेत्र से आता है। निचले क्षेत्र का एक साधारण व्यक्ति 3 शाही द्वारों को कैसे पार कर सकता था? 3 दर्रे। दिलचस्प। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा और पीछे नहीं हटा। यदि लुओ तियानियू की प्रतिभा ऐसा कर सकती है, तो वह क्यों नहीं कर सकता? बूढ़े आदमी, यह अंतिम स्तर क्या है? किसी ने पूछा। अंतिम स्तर? दाढ़ी वाला आदमी हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता। हर कोई दंग रह गया। किसी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बूढ़े आदमी, हमने तुम्हें पहले ही शराब दे दी है। अब हमें बताओ, वरना असभ्य होने के लिए हमें दोष मत दो। दाढ़ी वाले आदमी ने बिना किसी डर के उस आदमी की ओर आंखें घुमाई। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आपने ही वह पे खरीदा हो। वह आदमी क्रोधित था, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सका। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने फिर समझाया, यह अंतिम स्तर अप्रत्याशित है और चुनौती देने वाले के अनुसार बदल जाएगा। क्या आपको लगता है कि मैं इसका अनुमान लगा सकता हूँ? ये शब्द कहे जाने के बाद अचानक सभी को समझ आ गया। आपको अंतिम स्तर के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा। क्यों? किसी ने उत्सुकता से पूछा। आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि फैंग चेन पहले स्तर पर बिजली गिरने से मर जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा दर्शक हंसने लगा। हाँ, ये सही है। फिर हम सब लोग साथ में जाकर चुटकुला देखेंगे। वैसे ये यूसानगुआन शेंगटियन रोड पर त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय के दक्षिण पूर्व द्वार पर है। 2 दिनों में ये जनवरी की समय सीमा होगी, फिर हर कोई बस वहां जाकर इंतजार कर सकता है। मुझे लगता है कि फैंग चेन शायद इतना डरा हुआ है कि वह आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हमें अभी भी जाकर देखना होगा। क्या होगा अगर यह आदमी मौत से नहीं डरता? सबने कहा। दक्षिण पूर्व गेट, होली हेवन रोड। फैंग चेन ने सारी जानकारी लिख ली। डकार। इस समय दाढ़ी वाले आदमी ने डकार ली और संतोष के साथ खड़ा हो गया। मेरा पेट भर चुका है।
उसने फैंग चेन को प्रणाम किया और कहा, शराब के लिए धन्यवाद छोटे भाई। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अलविदा सीनियर। फैंग चेन ने भी सलामी दी। दाढ़ी वाला आदमी हंसा और लड़खड़ाता हुआ चला गया। रेस्तरां में मौजूद लोगों ने दाढ़ी वाले आदमी के जाने की परवाह नहीं की और अपनी चर्चा जारी रखी। फैंग चेन भी पीना जारी रखा और त्यानिक्सु शेंग संप्रदाय के बारे में कुछ बातें सोचता रहा। लेकिन इसी समय रेस्तरां में दो लोग अचानक उसके पास आए और उसके विचारों में बाधा डाली। फैंग चेन ने देखा कि एक पुरुष और एक महिला, दोनों ही युवा थे और लगभग उसकी ही उम्र के थे। वह युवक सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके बाल काले थे, जो बिना बंधे खुले खुले थे। उसका चेहरा सुंदर था, उसकी भौहें तीखी और आंखें चमकीली थीं, और वह बेहद बेबाक था। लड़की का शरीर पतला और लचीला है, त्वचा गोरी है, भौहें हल्की है, आंखें साफ है और टकटकी लगी हुई है। उसका रूप और स्वभाव दोनों ही बेहतरीन हैं। केवल यद्यपि दोनों व्यक्तियों का स्वभाव असाधारण था, फिर भी उनके कपड़े थोड़े गंदे और उनके शारीरिक आकार से मेल नहीं खाते थे। युवक मुस्कुराया और झुककर बोला, मेरे साथी ताओवादी, मैं दुआनमू जिंग हूँ। यह मेरी बहन दुआनमू किंग किंग है। मेंग चेन। फेंग चेन झुके। दुआनमू जिंग मुस्कुराया और कहा, नमस्ते भाई मेंग, क्या मैं बैठ सकता हूँ? फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। दुआनमू जिंग मुस्कुराया और कहा, भाई मेंग, मुझे गलत मत समझो। हम सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि हमने देखा कि तुम बहुत उदार हो। अगर हम नाराज हुए तो हम अभी चले जाएंगे। लुओ त्यानेयू के लिए इस तरह से दोस्त बनाना बहुत आम बात थी। फैंग चेन ने एक पल सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, दाओयू दुआनमू मजाक कर रहा है। कृपया बैठ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुआनमू जिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर वे दोनों अपनी सीटों पर बैठ गए। वेटर, कुछ शराब और खाना ले आओ, फैंग चेन ने कहा। जल्द ही वेटर टेबल पर शराब और खाने की चीजें लेकर आया। दुआनमू जिंग और दूसरे आदमी की आंखें चमक उठी और टेबल पर रखी शराब और खाने को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। ये देखकर फैंग चेन और भी अधिक उलझन में पड़ गया। तार्किक रूप से कहे तो झोउ युआन में प्रवेश करना पहले से ही आधा उपवास है, इसलिए यदि आप खाना नहीं भी खाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये दोनों व्यक्ति ऐसे मनुष्य के समान थे जो 3 दिन और 3 रात से भूखे थे, और वे मेज पर रखा सारा भोजन और मदिरा साफ कर देना चाहते थे। दुआनमू जिंग ने फैंग चेन के आश्चर्य को देखा और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मुझे खेद है भाई मेंग, हम लंबे समय से एकांत में हैं और लंबे समय से 5 अनाजों का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए वे फैंग चेन से दोस्ती करने इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनका स्वभाव असाधारण था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने फैंग चेन की उदारता देखी थी और उसके साथ खाना खाना चाहते थे। फैंग चेन ने भी दोनों लोगों का उद्देश्य समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों का स्वागत है, कृपया जैसा चाहे वैसा करें। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने फैंग चेन को अचंभित कर दिया। बहन, ये चिकन बहुत मोटा है, इसे खाओगी तो मोटी हो जाओगी। भैया, ये 7 रंग का हिरन का मांस लड़कियों के लिए है, इसे खाने से पुरुष स्त्रीवत हो जाएंगे। लड़कियां शराब नहीं पी सकती। किसने कहा कि वे दोनों भेड़ियों और बाघों की तरह खाते थे? एक सुंदर आदमी, एक खूबसूरत महिला, छवि, भोजन के सामने ये सब बकवास है। बहुत समय नहीं बीता कि भाई बहन ने मेज पर रखा सारा खाना खा लिया। दोनों ने जोर से डकार ली। खाली डेस्क को देखकर फैंग चेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। लुतियान क्षेत्र के लोग खाने में शेनडोंग क्षेत्र के लोगों से भी बेहतर हैं। तभी दोनों व्यक्तियों को एहसास हुआ कि वे अपना संयम खो चुके हैं और वे तुरंत सीधे होकर बैठ गए तथा अपनी पुरानी अवस्था में आ गए, मानो मेज पर पड़ी गंदगी का उनसे कोई लेना देना नहीं था। भाई मेंग, आपको शर्मिंदा करने के लिए मुझे खेद है, दुआनमू जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी बहन से कहा, किंग किंग, तुम मास्टर मेंग को धन्यवाद क्यों नहीं देती? दुआनमू किंग किंग ने भी एक अमीर महिला के रूप में अपना सामान्य व्यवहार फिर से शुरू कर दिया, उठकर बैठ गई और थोड़ा झुककर कहा, धन्यवाद सर। यदि कोई व्यक्ति अभी अभी आया होता और उसने ये दृश्य देखा होता, तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी भोजन निगला है, वह इतनी शिष्ट युवती है। फैंग चेन केवल मुस्कुराकर कह सका, ये ठीक है। दुआनमू जिंग ने कहा, मुझे लगता है कि भाई मेंग भी फैंग चेन और झाओ त्यानजियो के बीच टकराव देखना चाहता है। फैंग चेन दंग रह गया और अवचेतन रूप से सिर हिलाया। दुआनमू जिंग ने ये सुना और गर्व से भरा चेहरा दिखाया,
अगर भाई मीन मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं भाई मीन को एक शानदार जगह खोजने के लिए ले जा सकता हूँ। कैसा रहेगा?